हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी रिपोर्टर में सुशांत सिंह राजपूत केस की, जैसा आपको पता है कि इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है। पटना में एफआईआर दर्ज कराई है सुशांत के पिता ने, और इस एफआईआर में अभिनेत्री और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल, और कई आरोप ऐसे हैं राजकिशोर जी जो रिया और उनके परिवार पर गंभीर सवाल पैदा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। हम 8 गंभीर आरोपों पर बात करेंगे। इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ पहले दिन से इस केस से जुड़ी हर खबर और हर अपडेट देने वाले रिपोर्टर गणेश ठाकुर और मृत्युंजय सिंह जुड़ेंगे। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कल किस तरीके से पिता ने एफआईआर दर्ज करा दी है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। जी शोभना, और साथ ही एफआईआर दर्ज होने की खबर सबसे पहले देने वाले प्रकाश कुमार पटना से हमारे साथ होंगे। सहरसा में सुशांत के विधायक भाई नीरज सिंह के घर से लाइव रहेंगी निधिश्री झा। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हम पटना में प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं, जिन्होंने हमें खबर दी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दफ्तर के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दफ्तर को संपर्क किया था। प्रकाश का मैं रुख कर लेती हूं। प्रकाश, क्या अपडेट है इस खबर पर? पटना पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है। जी हाँ, जो पटना एसएसपी हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि पटना से 4 सदस्यीय टीम जो पुलिस वाले गठित किए गए थे वो मुंबई पहुंच गई है और मुंबई में अपनी छानबीन कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर 1.25 महीने बाद पटना में एफआईआर दर्ज कराया जाता है। इसके पीछे वजह क्या है? ये एक छोटी सी जानकारी है जो दी गई थी एफआईआर में ही, कि जिस तरह से मुंबई पुलिस जांच कर रही है वो बहुत हल्के तरीके से ले रही है। तो ये सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को हजम नहीं हो रहा था कि जो भी पूछताछ या जो भी जानकारी इकट्ठा की जा रही थी वो बॉलीवुड के तौर तरीकों पर सवाल उठ रहे थे कि कैसे वहां पर नेपोटिज्म होता है, गैंगिज्म होता है। लेकिन जो असल सवाल था, जो एफआईआर में लिखी गई है, वो ये था कि रिया चक्रवर्ती ने अपने प्यार के झांसे में ले लिया था सुशांत सिंह राजपूत को, और फिर उसी के जरिए वो पैसे निकाल रही थी और पैसे को इन्वेस्ट कर रही थी। कई खातों में पैसे दिए गए थे सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से। तो ये मामले की जांच थी। और एक अहम बात वो ये है कि आत्महत्या को उकसाने के लिए, यानी कि जो मौत हुई है उसके लिए रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। ये खास बात है जिस पर की तवज्जो देना है कि किस तरह से बड़ी बात आपने बताई कि क्या सवाल है और इसके पीछे क्या वजह है। हमारे साथ गणेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने पहले दिन से इस पूरे मामले में नजर रखी हुई है। गणेश, अभी बहुत ही इमोशनल तरीके के ट्वीट आ रहे हैं रिया के, फिर से सोशल मीडिया पे उनकी वापसी हुई है और वो लगातार कह रही कि सुशांत तुम्हारे बगैर मुझे जीना नहीं आता है, और जो लोग उनको ट्रोल कर रहे थे उन पर भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये एक भावनात्मक ज्वार है जो वो जवाब दे रही है, या आपको लगता है सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उनके वकील भी वही हैं जो सलमान खान के थे वकील? जी देखिए, कहीं ना कहीं रिया को ये दिखाना होगा कि वो सुशांत से कितनी करीब थी और वो इस तरह की हरकत जो आरोप उन पे लगे हैं वो कभी नहीं करेंगी। इस वजह से ये स्ट्रैटेजी हो सकती है और इसी वजह से ट्वीट्स लगातार अब आने लगे हैं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो गई हैं। आपको एक मुख्य खबर बता दूं कि जो बिहार की पुलिस यहाँ आई है उन्होंने कौन से दस्तावेज मुंबई पुलिस से मांगे हैं। कल डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे, जिनके सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे। सबसे पहला दस्तावेज था जो 2 बैंक अकाउंट सुशांत सिंह राजपूत के हैं, उन दोनों बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स उन्होंने मांगी है, जिसके आधार पे वो आगे जांच करेंगे। उसके अलावा जो 4 डॉक्टर्स की टीम का स्टेटमेंट लिया गया है जो सुशांत को ट्रीट करते थे, उन्होंने क्या कहा, रिया उनके पास जब ले गई तो रिया ने क्या किस तरह मदद की या नहीं की, ये सारे उनकी ट्रीटमेंट की एक हिस्ट्री या जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया था वो बिहार पुलिस जानना चाहती है और रिया का रोल उसमें जानना चाहती है। और रिया का स्टेटमेंट मांगा है, रिया के भाई का भी स्टेटमेंट मांगा है, क्योंकि रिया के भाई के साथ मिलकर इन्होंने कंपनी खोली थी। उस कंपनी के बारे में इन्होंने जानकारी मांगी है और जहां जहां ये रहे थे, पुणे के पावना डैम के पास ये रहे थे, वाटरस्टोन रिसोर्ट जो अंधेरी में है वहां रहे थे, उस बारे में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया गया है पुलिस की तरफ से, ये जानना चाहते हैं। और रिया ने जो स्टेटमेंट में बातें कही हैं
उसको कोलैबोरेट करने के लिए बिल्कुल ठीक है। मतलब कुछ कुल evidence मिलाकर की मांग बिहार पुलिस जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ परिवार ने एफआईआर दर्ज की है, उस पर पूरी जानकारी जुटाकर अपनी जांच को आगे बढ़ाना चाहती है। एबीपी रिपोर्टर में बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइए। वकील आभा सिंह भी हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कानूनी पहलू। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार ने एफआईआर उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज करा दी है। तमाम हमारे सहयोगी फील्ड में मौजूद हैं जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं, और एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेखर सुमन जी। शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। इस पूरे मामले को आप शुरुआत से देख रहे हैं, क्या है आपका आकलन? अब बात एफआईआर तक पहुंच गई है परिवार की तरफ से। जी, अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं थोड़े से एक फलसफा के नोट पे इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत से जब से ये घटना घटी है तब से देख रहा हूं, और सुशांत को लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं मन में। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हम उन विडंबनाओं की चर्चा करेंगे जिससे वो घिरे रहे। विडंबना ये है कि उनका नाम सुशांत है, लेकिन वो शायद अपने पूरे जीवन अशांत रहे और मरने के बाद भी अशांत है। विडंबना शायद ये है कि उनको उनके साथ जीते जी हमेशा अन्याय किया गया, और अब उनके जाने के बाद हम न्याय की मांग कर रहे हैं। विडंबना ये है कि हमने उनको जीते जी मार दिया और अब मरने के बाद उनको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई सारे सवाल उठे मेरे मन में, और ऐसे बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे। ये सवाल कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, ये अनसुलझे सवाल रहेंगे, इनका कोई जवाब नहीं मिलेगा, और जवाब मिलेगा भी तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये जवाब सही है या नहीं है। पहला सवाल ये उठा कि ये खुदकुशी है या खून। दूसरा सवाल ये है कि क्या कुछ लोग उनके पीछे थे जिन्होंने इनको इस कगार से लाके खड़ा कर दिया, जिनकी वजह से मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा, या ये उनकी अपनी वजहों की वजह से, जो उनकी अपनी दुश्वारियां थी या तलखियां थी या दिक्कतें और परेशानियां थी, उसकी वजह से उन्होंने खुद ये तय किया कि मुझे अब ये लौट कर वापस आने नहीं। जी, तो फिर क्या शेखर जी, आपकी आवाज हम तक कट के पहुंच रही है। मैं फिर अपनी टेक्निकल टीम को कहती हूँ वो आपसे संपर्क साधें, और जब आपकी आवाज साफ साफ आने लगेगी मैं फिर आपके पास आऊंगी। मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं इस बीच। बिल्कुल मृत्युंजय, जो बात शेखर जी कह रहे थे और इससे पहले अपने सहयोगी प्रकाश और गणेश ने की सीधा सवाल कि आखिर इसका क्या अब इसका क्या निकलने जा रहा है हल। अगर ये एफआईआर हुई है तो अब इसके बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी, और वाकई क्या रिया चक्रवर्ती संकट में है? बिल्कुल ठीक है, आभा सिंह का रुख कर लेते हैं। सर, मृत्युंजय का रुख करेंगे, वकील हैं जानी मानी, आप उनसे सवाल पूछ लीजिए। जी आभा जी, जो बात अभी कह रहे थे शेखर जी कि उन्होंने खुदकुशी की या उनको खुदकुशी के लिए प्रेरित किया गया, दोनों ही मामलों में यह हत्या है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जांच जारी हो, एफआईआर हुई है, अब इसका क्या होगी, दिशा क्या होगी इसकी? देखिए, ये जो केस है ये आत्महत्या का है, पहली बात। और आत्महत्या के लिए उकसाना, प्रेरित करना, तो वो 306 आईपीसी के तहत एफआईआर पटना में रजिस्टर की गई है, और इसमें उनके पिता ने रिया चक्रवर्ती को जवाबदार माना है। और सबसे बड़ा उन्होंने एक ये भी आरोप लगाया है कि उनके पैसे करीब 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से मूव हुए हैं, उसकी भी इंक्वायरी की जाए। तो अब बिल्कुल रिया चक्रवर्ती के चार्जेस हैं, ये सब कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, उसमें उनकी अरेस्ट हो सकती है, और इसीलिए शायद आज उनके वकील सेशंस कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए मूव करेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी बात, अब एक बात साफ हो जाती है कि आत्महत्या है, क्योंकि उनके पिता भी लिखते हैं एफआईआर में कि उस नाजुक मानसिक स्थिति में रिया उनको छोड़कर चली गई, क्रेडिट कार्ड लेके, बिल नंबर लेके, बाकी पैसा, ज्वेलरी। तो ये साफ दिखाता है कि उनके ऊपर चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 आईपीसी और 420 के भी चार्जेस लगाए गए हैं। उनके पिता ये भी कहते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की 341 की उनको जबरदस्ती रखा रिया ने, और सबसे बड़ी बात, रिया ने ब्लैकमेल किया कि वो उनके मेंटल हेल्थ के पेपर्स को पब्लिक कर देंगी, और इसलिए सुशांत जो है परेशान हो गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो एक बात जो कंगना रुनौत वगैरह जगह जगह को गुमराह कर रहे हैं, आपसे समझेंगे, कानूनी पहलू आपसे समझेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए एबीपी रिपोर्टर में रुकेंगे, फौरन लौट के आ रहे हैं जाने मानी वकील आभा सिंह लगातार बनी हुई है हमारे साथ, शेखर सुमन भी जुड़ेंगे।
तो शेखर सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस समय संपर्क ठीक से हो नहीं पाया। शेखर जी, आपने एक बड़ी बात कही कि किस तरीके से जीते जी एक व्यक्ति को मार दिया गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप भी लगभग उसी पृष्ठभूमि से निकले हुए अदाकार हैं जिन्होंने अपना नाम और अपना दर्ज कराया है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां इस चमकीली दुनिया की होती हैं कि इन स्याह अंधेरों में कोई जिंदगी खो के रह जाती है? बहुत सारी वजह हो सकती है किशोर साहब, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। किसकी क्या वजह है ये वही इंसान जानता है। पर मैं वही कह रहा था कि जो भी वजह है, हकीकत ये है कि अब वो हमारी दुनिया में नहीं है, हमेशा के लिए चला गया। इसके कौन जिम्मेदार हैं, शायद उसके लिए ही तफ्तीश की मांग की जा रही है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है। ये खुदकशी है या खून है, इसके पीछे लोग थे जिन्होंने इनको इस कगार पर पक ढकेला या उन्होंने खुद जान ली। वो बीमार थे या उन्हें बीमार किया गया या अब बीमार करार किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल है। सवाल ये है हमें लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। सवाल ये है कि अगर आप लड़े तो हो सकता है उसमें कुछ लोगों का एजेंडा हो, जो कि कुछ हद तक सही है। अगर आप लड़ते हैं तो कहा जाता है आप पब्लिसिटी के लिए लड़ रहे हैं या अपने एजेंडे के लिए लड़ते हैं। नहीं लड़ते हैं तो आपको कायर करार दिया जाता है। तो करें तो क्या करें? मुझे ऐसा लगता है आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। जो लड़ना चाहते हैं वो लड़े, जो नहीं लड़ना चाहते हैं वो न लड़े। लेकिन जो लड़ रहे हैं उनको इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए कि वो दूसरी लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, और दूसरी लोग जो आवाज नहीं उठा रहे उन्हें इस बात का गुस्सा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग आवाज क्यों उठा। सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस सक्षम है? जी, पुलिस सक्षम है इस जांच के लिए, सक्षम है भी और नहीं भी, क्योंकि कई बार पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से बदले गए हैं, कई बार चीजों की अदला बदली भी की गई है, और किसी आत्महत्या के मामले में इतना लंबा वक्त नहीं लगता है। आज 44वां दिन है और सब लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगे। अब क्योंकि अब हम लोगों ने भी ये सवाल उठाया कि इनकी फैमिली लोग के लोग जो है, परिवार के लोग, वो आगे आगे क्यों नहीं बोल रहे? ये उनका जाती हक है। अगर वो चुप रहना चाहते हैं वो चुप हैं। शेखर जी, आपने बहुत बड़ी बात की, आपने बड़ी बात एजेंडा शब्द का इस्तेमाल किया। क्या ये एजेंडा आप किस ओर इशारा करना चाहते हैं? क्या कंगना रनौत भी एजेंडा चला रही है? क्या करण जौहर एजेंडा चला रहे थे जिसका शिकार सुशांत सिंह राजपूत हो गए? नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए किसी, देखिए, लांछन में किसी पे नहीं लगा रहा हूं, लगाना भी नहीं चाहता। जिस बात का प्रमाण न हो उस पर कभी किसी पर कोई एक्यूजेशन नहीं होना चाहिए, किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हम कह रहे हैं लोगों में से कोई भी हो सकता है, पर सवाल ये है कि आखिरकार ये मुहिम आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि जनता इसके पीछे, जनता की आवाज जो है वो सर्वोपरि है। आवाज खल्क नकारे खुदा, जनता की जो आवाज है वो खुदा की आवाज है, इसलिए मुहिम आगे बढ़ा। और खुशी इस बात की है कि आखिरकार सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग इससे जुड़े। अब लोग धीरे धीरे शनय शनय इससे जुड़ रहे हैं, इसलिए ये मुहिम आगे तक पहुंच रहा है। लेकिन पुलिस का ध्यान उस ओर क्यों नहीं जा रहा है जहां सारे लोगों का ध्यान जा रहा है? जो सारी बातें उठाई गई, जो एविडेंसेस की बात की गई, जो प्रीमा फेशी एविडेंसेस है, जी शेखर जी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जी शेखर जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। जी शेखर जी, आपने बहुत मौजूद सवाल उठाया है, और जो सवाल आपने उठाया उसी पर हम जरा ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इश्कन भंडारी जी जुड़ गए। भंडारी जी, आपने सुना शेखर जी क्या कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सुशांत राजपूत का केस सीबीआई को सौंपे जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नजीर है, इसको सौंप दिया जाना चाहिए जब इतने सवाल उठ रहे हैं इस पर? पहले तो शेखर जी बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं, और अब से नहीं, वो तो शुरू से कह रहे हैं। जैसे बोलते हैं अर्ली वॉइस हैं, स्ट्रॉन्ग वॉइस हैं। शेखर जी शुरू से ही कह रहे हैं कि इस केस में एक जांच होनी चाहिए, चीजें बहुत मिस्टीरियस हैं, सामने आनी चाहिए। और अब अगर मैं टेक्निकल बात करूं, वैसे तो ब्रॉडली जो बात है वो यही है कि 44 डेज हो गए हैं और अभी तक मुंबई पुलिस की तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। वो 174 सीआरपीसी में चल रहे हैं। एफआईआर होती है जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके अब इसको ऑफिशियली एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बना दिया है, क्योंकि पहला स्टेप है एफआईआर दर्ज, अब ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस कर रहा है। तो अब इस स्थिति में या तो बिहार सरकार लिख सकती है सीबीआई को कि भैया ये केस सीबीआई जाना चाहिए, लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, बिहार पुलिस मुंबई की वारदात इन्वेस्टिगेट करने में, इवन दो उसका कनेक्शन बिहार से है पर ये मुश्किल होगा लॉजिस्टिकली। या मुंबई पुलिस कह सकती है कि 2 प्रदेशों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो मुंबई सरकार सीबीआई को लिख सकती है। क्योंकि अब आप देखिए घटना वही है,
ये नहीं हो सकता कि मुंबई पुलिस कहे कि ये नेचुरल डेथ है और इसमें कोई क्राइम नहीं है। नेचुरल इन द सेंस कि ये नो फाउल प्ले है, नो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, कोई आईपीसी की धारा नहीं है। और बिहार पुलिस कहती है इसमें आईपीसी की धारा लगती है। तो ये दोनों तो लीगल बात कर रहा हूं, टेक्निकल बात कर रहा हूं, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते आपस में। तो ये तो फिर सेंट्रल जांच एजेंसी में ही जाना चाहिए। और जो बहुत देर से मांग उतरी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, वो फाइनली होनी चाहिए। बिकॉज एंड में जो भी कंक्लूजन हो, जनता को विश्वास होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंटली फुल इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये नहीं लगना चाहिए कि खाना पूर्ति करके बात को दबा दिया गया। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही। मैं शेखर सुमन का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। शेखर सुमन जी, आपने भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी जाती है पुलिस के ऊपर, आपका भी सीधा सीधा आरोप। क्या यही दिक्कत परिवार को भी थी? 44 दिन बीत गए थे और मुंबई पुलिस की जो जांच थी वो सही दिशा में नहीं थी और इसीलिए पटना में मुकदमा दर्ज कराया गया? पर जाहिर सी बात है कि वो लोग नाखुश थे। जाहिर सी बात है कि उन्होंने शायद इंतजार किया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों ये रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन आदमी कितनी दिन तक इंतजार करेगा ट्रेजेडी के बाद? और उस ट्रेजेडी के साथ कब तक ये रहेगा कि हो सकता है मेरे बेटे का खून हुआ, और अगर हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच क्यों नहीं हो रही है? तफ्तीश अगर हो रही है तो उसका कोई नतीजा क्यों बाहर क्यों नहीं निकल रहा? लोगों को इससे अनभिज्ञ क्यों रखा गया है? तो ये तमाम बातों का इंतजार करने के बाद उन्हें लगा कि अब बहुत हो गया, अब हम लोगों को एफआईआर दर्ज करना चाहिए। और वो कहाँ करते हैं ये भी उनका जाती मामला है। हो सकता है वो टेक्निकलिटी से अवगत न हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो पटना जाके एक एफआईआर दर्ज करते हैं। फिर एक आवाज उठती कि वहां क्यों किया, वहां क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं किया। भाई इतने सारे सवालों में हम लोग क्यों उलझ रहे हैं? ये एक इमोशनल मामला है जहाँ किसी की जान चली गई है। हम सिर्फ एक जांच की मांग करें, आप एक जांच भी करके नहीं दे सकते हमें। बिल्कुल शेखर जी, ये कैसा समाज है, ये कैसा सिस्टम है जिसको हमने ही खड़ा किया है और ये हमें गुमराह कर रहा है। जी शेखर जी, मैं समझ में नहीं आती। इतने लोग, ईश्वरन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतनी बुलंदी से ये आवाज उठाई है, इतने लोग उससे जुड़े। हम लोगों को भूल जाइए, मुझे बिल्कुल। शेखर जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस समय एक बहुत अहम बाइट हमें मिल रही है जो कि वकील हैं परिवार के, उनका क्या कुछ कहना है वो सुन लेते। ये पटना में एफआईआर दर्ज इसलिए की गई कि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी था। जो सुसाइड, किसी का जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो एक ऑफेंस होता है ना, वो एक ऐसा गंभीर ऑफेंस होता है जिसमें कि एक आदमी की मानसिक स्थिति पे काम किया जाता है, उसका मेंटल कंट्रोल किया जाता है। मेंटल कंट्रोल करने के लिए जो पहला जो इन्होंने जो अटेम्प्ट किया, जो क्राइम का पहला इंग्रेडिएंट है कि परिवार को अलग कर दिया। पिता को बात नहीं करने देती थी, पटना से जब फोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात कर। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई, उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया तरफ भर की दवाई स्टार्ट करवाई और उसके बाद फिर वो मामले को आगे लेते जाते गई। वो उनके पैसे को इस्तेमाल किया, वो तो अलग बात है। उसके बाद जो है वो जब उनको लगा लास्ट में कि मेरे काम के नहीं है, जब उससे कहा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, कूर्ग में जाके जमीन वगैरह भी देखने लगा, दोस्त से उसने भी बात की, महेश से भी, तो उसको लगा कि अब मेरे काम का नहीं है, तो फिर वो छोड़ के चले गए, फोन ब्लॉक कर दिया। देखिए, जिसके पास उसकी सारी मेडिकल रिकॉर्ड है, जो जानती है उसको क्या दवाई खानी है और जो मालूम है कि उस पर पूरा डिपेंडेंट आज के दिन हो गया है, उसको छोड़ करके वो चली गई ब्लॉक करके। और उसी के बाद दिशा सल्यान उसकी सेक्रेटरी ने रखवाई थी, उसका सुसाइड हो गया। तो कई चीज से बहुत एंग्जाइटी उसकी बढ़ती चली गई और जो बढ़ती चली गई वो अल्टीमेटली सुसाइड पे उसका अंजाम मिला और उसके लिए क्लियरली रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। तो विकास सिंह, सुशांत के पिता के वकील, बड़ा आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि उन्होंने उनका फोन ब्लॉक किया, उनके पास सारे उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स थे, सारी जानकारी थी, उन्हें मेंटल हैरेस किया गया, यानी उकसाया गया, जो कि सीधी सीधी धाराएं एफआईआर में भी दर्ज की गई हैं। रिया ने सुशांत के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, उनको आत्महत्या करने के लिए उकसाया और यही आरोप परिवार का भी है। आभा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, वकील हैं जानी मानी। आभा सिंह, आपने सुना जो सुशांत के पिता के वकील हैं, आप इस केस को कितना मजबूत देखती हैं? देखिए, ये केस पहले दिन से अबेटमेंट टू सुसाइड का था और यही बात हम शुरू से कह रहे थे। बीच में कंगना रनौत जैसे लोग आ गए और एजेंडा की बात करने लगे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को ले आए,
हर किसी को लाके 30-35 लोग का रायता फैलाया इन लोगों ने और केस को गुमराह करने की कोशिश की, इसको हत्या का रूप देने की कोशिश की। आज जब फैमिली खुद आत्महत्या और अबेटमेंट टू सुसाइड करती है, मुझे लगता है केस अब सही रास्ते पर चल रहा है और अब ईश्वरन भंडारी भी मान रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला है, ना कि हत्या का। और अब बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में जुरिसडिक्शन किसका होगा, ये बात बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि कोर्ट जो है एक जगह दोनों एफआईआर क्लब करेगा, चाहे बिहार पुलिस इस केस को हैंडल करे या महाराष्ट्र पुलिस। और लेकिन अगर दोनों स्टेट की पुलिस के मुख्यमंत्री को लगेगा कि साथ नहीं हो सकती, तब इनको सीबीआई को ये केस देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 2 स्टेट में 2 एफआईआर हो गई हैं और 2 एफआईआर साथ नहीं चलेंगी, एक को 0 एफआईआर करके क्लब किया जाएगा। लेकिन कम से कम ये बात साफ हो गई कि सुशांत को उकसाया गया सुसाइड के लिए, सुशांत के पैसे लिए गए, सुशांत के मेडिकल रिकॉर्ड्स को ले लिया गया, उनको पब्लिक करने की धमकी दी गई। तो ये बिल्कुल जो है रिया चक्रवर्ती पे कार्रवाई होनी चाहिए और अगर उनके दोस्त भी इसमें इन्वॉल्व थे, 5 लोगों का नाम जो एफआईआर में लिखा गया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आभा जी हमारे साथ ईश्वरन भंडारी जी भी जुड़े हुए हैं। ईश्वरन जी, जो बात आभा जी कह रही है कि रिया चक्रवर्ती इसमें साफ साफ एक आरोपी दोषी नजर आ रही है, उन्होंने तो दोषी करार दे दिया है। आपके लिहाज से जिस तरीके की पूरी जो क्रोनोलॉजी आई है, जो डिजाइन दिखाई पड़ रही है, इसमें जो बातें कही जा रही हैं। जी, मैं पहले दिन से एक बात बोल रहा हूं, मैं ये इसमें नहीं पढ़ रहा कौन आरोपी है। हमें दिख रहा था कि जांच ही नहीं हो रही थी ढंग से। अभी ये मांग उठी थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके जो भी कंक्लूजन पे पहुंचती है कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड है, ये मर्डर है, जो भी है वो तो जांच एजेंसी ही डिसाइड कर सकती है। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। प्रॉब्लम क्या हो रही थी इस केस में, आपने जैसे देखा 44 डेज के बाद तब तक मुंबई पुलिस की एक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है इस केस के अंदर। अब जाके बिहार में अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो ये नेचुरल सी बात है, मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई, पर ये नेचुरल सी बात है कि उन्होंने मुंबई पुलिस को क्यों नहीं कहा फैमिली ने, और क्यों बिहार में कहा। इसके पीछे कारण आपकी जनता समझती है कि उनके दिमाग में कुछ आशंकाएं होंगी, तभी नहीं कहा उन्होंने। और अगर दूसरी बात है कि उन्होंने कहा था और उसके बाद नहीं हुआ, तो ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी। तो अब जब कर रही है, बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपने बड़े पॉइंट्स उठाए हैं। शेखर सुमन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और शेखर सुमन भी बिहार से संघर्ष कर मुंबई पहुंचे। शेखर जी, जो बात ईश्वरन जी कह रहे हैं कि जांच ही नहीं हो रही थी, यही आकलन आपका भी है 44 दिन बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस केस को बहुत ज्यादा सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत सारे नैरेटिव्स अलग अलग से आ रहे हैं, जबकि सीधी सी बात यह है कि जांच होनी चाहिए। हम इस पे क्यों नहीं। तो शेखर सुमन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ जी शेखर जी, फिर से शेखर जी हमारे साथ जुड़े। जी शेखर जी, आप अपनी बात पूरी करें। आप ये कह रहे हैं कि सीधी सादी बात, सीबीआई इंक्वायरी की जो जांच है, लोग अटकलें लगा रहे हैं, ये कयास है, हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। कोई कह रहा है, जैसे आभा जी कह रही है कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड है, परिवार ने भी ये कहा, हम ऐसा मानते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये हत्या है। लेकिन हम कौन होते हैं, हम तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं ना। हमें देख के ऐसा लग रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को लग रहा है कि ये हत्या का मामला। तो चलिए, हम कह रहे हैं हत्या, ये कह रहे हैं अबेटमेंट टू सुसाइड, हो सकता है सुसाइड हो, कोई भी वजह हो, उसके लिए ही तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर सब कुछ हमें ही मालूम होता और हम ही निष्कर्ष पे पहुंच सकते तो फिर जांच की क्या जरूरत। सिर्फ एक नैरेटिव होना चाहिए, इसकी जांच करवा दें और जांच के बाद। शेखर जी मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले गृह मंत्री से यही मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, एबीपी रिपोर्टर में फौरन लौट के आ रहे हैं। मैं राजकिशोर लगातार आपके साथ। सुशांत राजपूत की मौत में सीबीआई जांच की एक और मांग आ गई है। बड़ी खबर, बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ये मांग की है। लगातार जो लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं वो ये मांग कर रहे थे, कुछ लोग बॉलीवुड में भी ये मांग कर रहे थे। अब बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ये मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। बिहार के बेटे और टैलेंटेड ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु ने बिहार, भारत सहित पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया है। उनके परिवार की तरफ से पटना में एक एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसका हम सभी समर्थन करते हैं। पूरी दुनिया भर से, उनके चाहने वालों की तरफ से, सभी राजनीतिक दलों और महत्वपूर्ण लोगों की तरफ से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है, जिसका हम सभी समर्थन करते हैं। यह जांच तो होनी ही चाहिए ताकि बिहार के बेटे को न्याय मिले। और यह भी इसलिए भी जांच होनी चाहिए कि बॉलीवुड का जो माफिया गिरोह है, जो आपराधिक तत्व है, जो हवाला कारोबारी है, जो इंटरनेशनल नेक्सस है जिसका बॉलीवुड के साथ,
ये सारे लोग एक्सपोज्ड हों। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक सुर से अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है और हमारे सहयोगी मृत्युंजय काफी देर से खड़े हुए हैं रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर, जिनको लेकर इस समय पूरा बवाल मचा हुआ है और जो एफआईआर कराई गई है। तो मृत्युंजय, क्या रिया की अब क्या रणनीति होगी और वहां पर कैसी आप गतिविधि देख पा रहे हैं? जी राजकिशोर जी, अपने दर्शकों को हम 3 बातों का जिक्र यहाँ से 3 अपडेट देना चाहेंगे। पहला, चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुका है और रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ऐसे पर उन्होंने लीगल हेल्प लिया हुआ है। मुंबई के जाने माने वकील सतीश मानी शिंदे की जो जूनियर है वो कल आई थी और 3 घंटे तक वो साथ में कई डिटेल्स लेकर गई है। एक क्लाइंट के तौर पर उन्होंने अपना कंसेंट दिया हुआ केस लड़ने के लिए, जो हमें जानकारी मिल रही है कि आज एंटीसिपेटरी बेल के लिए उनके वकील अप्लाई कर देंगे। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि बिहार पुलिस मुंबई क्राइम ब्रांच के संपर्क में है और उनसे मुलाकात कर कई जो दस्तावेज हैं, कई बयान है, उसकी कॉपी बिहार पुलिस हासिल करना चाहती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे शो के दौरान हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुंबई पुलिस की जांच की दिशा ठीक नहीं थी। तो एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, मुंबई पुलिस इस पूरे डेवलपमेंट से बड़ी सरप्राइज है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी से हमारी बात हुई सुबह, उन्होंने हमें जो महत्वपूर्ण बात बताई कि लोग ये कर रहे हैं कि पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, लेकिन जो सुशांत सिंह की बहन है मितू सिंह, उनका जब बयान दर्ज किया गया था उस पूरे बयान में उन्होंने किसी पर भी आरोप नहीं लगाए थे। और मितू सिंह को दूसरी बार मुंबई पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन मितू सिंह हाजिर नहीं हुई, जबकि वो मुंबई के गोरेगांव इलाके में ही रहती हैं। दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत के पिता का बयान दर्ज नहीं किया जा सका था, वो सिर्फ 1.5 दिनों के लिए यहाँ पर आए थे और जिस समय वो आए थे वो परिस्थिति एक पिता के लिए ठीक नहीं थी उनका बयान दर्ज कर पाना, इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं हो पाया था। तीसरा, उस वक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने रिया चक्रवर्ती हो या पैसे का लेन देन हो या कोई अन्य बात हो, ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया था। इसलिए मुंबई पुलिस ने, उनका कहना है कि परिवार का आरोप उनके तक आया नहीं था, इसलिए एफआईआर अभी तक हुआ नहीं। मुंबई पुलिस का अजीबोगरीब बयान है। अगर पिता मुंबई में नहीं थे तो बिहार में तो थे, क्या टीम नहीं जा सकती थी?